हेलो एवरीवन। हमने आपको एक अपना सीरीज स्टार्ट किया हुआ था आपको हिस्ट्री में द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। इसमें हमने आपको इसके पहले वाले वीडियो में हमने अपना पॉइंट 4 तक कंप्लीट कर लिया है, जिसमें हमने लास्ट में आपको देखा था द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, यानी यूरोप में आपको ये फीलिंग कैसे इमर्ज हुई आपको नेशनलिज्म की यहाँ पे, जिसमें आपको एक हम अपना खुद का कंट्री फॉर्म कर सकते हैं यहाँ पे है। इसका जो आया है आप ये नेक्स्ट सीरीज उसका है। अभी तक अगर आपने इसके जो पहले हुए हैं पॉइंट्स हुए हैं 1, 2 एंड 3, 4 अगर नहीं देखा है तो पहले आप जाइए चैनल पे और उस वीडियो को पहले देख लीजिए, ताकि आपको जो यहाँ से स्टोरी आज मैं आपको स्टार्ट करने वाला हूँ उस स्टोरी को आप उस वाले स्टोरी से जो पहले हो चुका है उसको आप रिलेट कर सके यहाँ पे। सो लेट स्टार्ट। आज का जो हमारा पॉइंट रहने वाला यहाँ पे है वो रहने वाला है द अरिस्टोक्रेसी एंड द न्यू मिडिल क्लास। द अरिस्टोक्रेसी एंड न्यू मिडिल क्लास, ये हमारा रहने वाला पॉइंट यहाँ पे। तो सबसे पहले अगर ये समझ जाए कि अरिस्टोक्रेसी का मतलब क्या होता है तो हमारे लिए चीजें और आसान हो जाएंगे। यहाँ पे एसएसटी में अक्सर यही होता है कि बच्चों को बहुत सारे ऐसे होते हैं टर्म जिनके बारे में आइडिया नहीं होता है, जिससे इंटरेस्ट आपको उनके अंदर आपको डेवलप नहीं होता है। अगर हम हर जो भी आपको दिया हुआ है टर्म दिया हुआ है अगर हम उसको समझ लें तो चीजें को आसान बनाया जा सकता है। और एक अच्छा टीचर वही होता है जो चीजों को आसान बनाए। किसी चीज को आपको बहुत ही हार्ड बनाना पॉसिबल है लेकिन आसान बनाना पॉसिबल नहीं यहाँ पे है। इसमें हमको वही समझना पहले। यहाँ पे मैं पहले आपको एक्सप्लेन करता हूँ क्या होता है अरिस्टोक्रेसी। अब देखिए अरिस्टोक्रेसी का मतलब होता क्या है, वैसे लोग यूरोप के जो पहले आपको बहुत पावरफुल थे, मैक्सिमम प्रॉपर्टी जिनके अंडर में थी, वो लोग थे अरिस्टोक्रेट्स थे। ऐसे लोग जिनके पास मैक्सिमम लैंड है, मैक्सिमम प्रॉपर्टी है और जिनका रिलेशन है किससे, तो मोनार्क से, जो आपको थे किंग उस समय, जो उनके कांटेक्ट में डायरेक्टली थे, वो थे हमारे अरिस्टोक्रेट्स थे, जो पूरे यूरोप कॉन्टिनेंट पे अकेले ही थे जिन्होंने अपना डोमिनेट आपको स्टार्ट किया, मतलब उस एरिया में आपको अपना रूल करना स्टार्ट किया तुमको यहाँ पे। और बेसिकली ये बहुत पावरफुल थे। हियर इट इज गिवन अरिस्टोक्रेसी मीनिंग क्या है ये, तो इसमें थे कौन कौन थे, तो आपको रिच लैंड ओनर एंड वैसे लैंड ओनर जो बहुत अमीर है, जिनके पास मैक्सिमम आपको पार्ट है लैंड का यहाँ पे। नेक्स्ट दिया है कंट्रोल्ड पॉलिटिकल पावर, वही बात, यानी जो उस समय थे मोनार्क, जो उनके कांटेक्ट में थे यहाँ पे। एंड शेयर्ड कॉमन लाइफस्टाइल अक्रॉस यूरोप, जो अपने लाइफ स्टाइल, जो एक मोनार्क होगा और उसी यूरोप में कोई और मोनार्क यहाँ पे है, उनका लाइफ स्टाइल ऑलमोस्ट सेम होगा। इनका रिलेशन बहुत स्ट्रॉन्ग था। आपको कैसे स्ट्रॉन्ग था, क्योंकि एक जो होगा अरिस्टोक्रेट्स, उसके घर में कोई बेटा हो बेटी हो, उसकी शादी किसी दूसरे अरिस्टोक्रेट्स के फैमिली में ही होगी, जिससे इनका रिलेशन बहुत आपका स्ट्रॉन्ग यहाँ पे हो गया है ना। मैक्सिमम प्रॉपर्टी इनके अंडर में, इनके अगर अगेंस्ट में कोई जाएगा तो जो एक अरिस्टोक्रेट होगा वो आपको क्या करेंगे, दूसरे अरिस्टोक्रेट से हेल्प लेंगे यहाँ पे और मूवमेंट को आपको सप्रेस कर देंगे। लेकिन बात यहाँ पे यही है कि कोई भी चीज इस वर्ल्ड में परमानेंट नहीं है। नथिंग इज परमानेंट इन द वर्ल्ड। आपको सब कुछ बदलता है। नेचर का रूल है कि कोई भी चीज स्टेबल नहीं होती है। बदलना इस संसार का नियम है और यही नियम आपको एक बार फॉलो किया गया यहाँ पे भी। उस समय जब आपको अरिस्टोक्रेसी अपना रूल कर रही थी तो उस समय आपको वहां पे इमर्ज होता है न्यू मिडिल क्लास। अब एक चीज पहले हम लोग इसके बारे में आपको समझ लेते हैं कि उस समय यूरोप में क्या चल रहा था। एक टाइम आती है आपको है 18th सेंचुरी की, जिस समय यूरोप में आपको आता है इंडस्ट्रियलाइजेशन, और जिस उस समय आपको जहां पे आया वो जगह था आपको इंग्लैंड। सबसे पहले इंडस्ट्रीज कहां पे आई है, इंग्लैंड में। और जैसे ही इंडस्ट्री आती है यानी कंपनी आती है तो उस समय एक आपको नया क्लास आता है, जिस क्लास को बोलते हैं न्यू मिडिल क्लास। इसमें कौन से लोग थे और इस क्लास के आने के बाद क्या क्या चेंजेस देखने को मिला। अब देखिए यहाँ पे जैसे ही ये न्यू मिडिल क्लास आता है उसमें आते हैं इंडस्ट्रियलिस्ट, यानी जिनकी खुद की इंडस्ट्री होगी, कंपनी ओनर्स, प्रोफेशनल्स,
एंड ट्रेडर्स। प्रोफेशनल्स मीन्स इसमें आपको आ जाएंगे, आपको डॉक्टर हो गए, डॉक्टर, लॉयर, टीचर्स, ये सब इसके पार्ट हो जाएंगे ना। डॉक्टर, लॉयर, टीचर्स एंड ट्रेडर्स, ये लोग इसमें आते हैं आपको न्यू मिडिल क्लास में। और आने के बाद अब देखो जैसे ये लोग आते हैं ना, इसमें मैक्सिमम जो लोग होते हैं वो होते हैं एजुकेट। और हम बोलते भी हैं एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन इन द वर्ल्ड। दुनिया का अगर कोई सबसे अगर बड़ा हथियार है तो वो हथियार हमारा कौन सा यहाँ पर होगा, वो होगा एजुकेशन, है ना। एक पेन की शक्ति एक आपको स्वर्ड को भी डिफीट कर सकती है, यानी एक पेन और एक आपको स्वर्ड, उसको डिफीट किया जा सकता है पेन के द्वारा यहाँ पे। यानी एक आपको हो गया कलम हो गया और एक हो गया हमारा तलवार हो गया। पेन चाहे तो तलवार को हरा सकती है यहाँ पे है। ये होता है एजुकेशन का पावर यहाँ पे होता है ना। जैसे ही ये लोग जो होते हैं एजुकेट, ये अपना डिमांड करते हैं और इनका डिमांड क्या होता है, पहला डिमांड होता है फ्रीडम। हमको चाहिए मोनार्की से आजादी चाहिए, यहाँ पे इक्वल लॉज, सबके लिए लॉज एक समान रहे, कानून आपको बने तो सबके लिए एक समान बने। जैसे पहले था यूरोप में फर्स्ट ईयर स्टेट, सेकेंड ईयर स्टेट, थर्ड ईयर स्टेट, इस कंसेप्ट को ये लोग क्या करते हैं, डिनाई करते हैं, मतलब बोलते हैं कि इस कंसेप्ट को हम नहीं मानने वाले यहाँ पे हैं ना। नेक्स्ट दिया है रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट, एक ऐसा गवर्नमेंट जिसमें किसी पर्सन के द्वारा, वैसा पर्सन जिसको वोट देकर वहां के लोगों ने इलेक्ट किया हुआ है, उसको हम बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव। और इसके पहले वाले वीडियो में मैंने इसको एक्सप्लेन भी किया होता है कि कैसे होता है ना। तो एक ऐसा गवर्नमेंट जिसमें आपको लोगों के द्वारा इलेक्ट किए गए पर्सन ही आपको गवर्नमेंट को रन करेंगे यहाँ पे। और डिमांड करते हैं नेशनल यूनिटी की, यानी जितने भी आपको किंगडम है वो मिलकर एक तरह से एक अपना कंट्री फॉर्म करने, ये उनके होते हैं मेन डिमांड। और ये डिमांड होने का मेन मोटिव क्या है, यूरोप के अंदर अलग अलग टैक्सेस हैं। टैक्स जो भी आपको लग रहा है टैक्स, उसका मेनली जो इफेक्ट पड़ेगा वो आपको कहाँ पड़ेगा, जो इंडस्ट्रियलिस्ट होंगे और जो ट्रेडर्स होंगे। तो ये डिमांड करते हैं आपको इस चीज का कि जो टैक्सेस है वो उसको हटाया जाए और जो मैक्सिमम प्रॉपर्टी जो अरिस्टोक्रेसी ने क्या किया है, अपने अंडर में रखा हुआ है, उस प्रॉपर्टी को पीपल्स में डिवाइड कर दिया जाए, बांट दिया जाए। यहाँ पे कोई आपको एक पर्सन सुपीरियर नहीं होगा, है ना। ये डिमांड होता है किसका आपको, तो जो आता है न्यू मिडिल क्लास। अब इसके बाद यही कंसेप्ट आगे बढ़ता है और उसमें कुछ और लोग भी जुड़ते हैं जो आपको बहुत बड़ा अपना ग्रुप फॉर्म करते हैं। जिस आइडिया के बेस पर ग्रुप फॉर्म करते हैं उस आइडिया को हम बोलते हैं लिबरलिज्म। लिबरलिज्म बोलते हैं यहाँ पे है। इस लिबरलिज्म में आपको दो चीजों की डिमांड की गई है, एक हमारा होता है पॉलिटिकल इक्वालिटी और सेकेंड होता है इकोनॉमिक इक्वालिटी। यानी दो इक्वालिटी, दो तरह की इसमें क्वालिटी की बात की गई है, पहला पॉलिटिकल और दूसरा इकोनॉमिक। ये डिमांड कौन करता है, तो जो वैसे लोग जो होते हैं आपको, वैसे लोग जो इस आइडिया को फॉलो करते हैं, जिनको बाद में बोला गया लिबरल नेशनलिस्ट बोला गया, ठीक ना। अब देखिए इसका मीनिंग क्या होता है, पहले ये समझ लीजिए। यहाँ पे लिबरलिज्म मीन्स फ्रीडम फॉर इंडिविजुअल्स एंड इक्वालिटी बिफोर लॉ। लिबरलिज्म का मतलब क्या होता है कि एक फ्रीडम मिलना चाहिए, आजादी मिलना चाहिए हर इंडिविजुअल के लिए, जितने भी कंट्री में लोग होंगे सबको मिलना चाहिए, फ्रीडम मिलना चाहिए। ये जो आपको वर्ड है लिबरलिज्म, ये एक आया है वर्ड जिसको बोलते हैं लीबर, LIBER, एक लीबर वर्ड है जिसका मतलब होता है फ्री, आजाद होना है यहाँ पे। इसीलिए ये लोग आपको डिमांड करते हैं फ्रीडम का और बात करते हैं इक्वालिटी बिफोर लॉ, यानी किसी भी लॉ को इंप्लीमेंट करने से पहले इस बात की इंश्योर कर लेना यहाँ पे कि क्या कंट्री के सभी लोग इक्वल हैं या नहीं है। इस चीज को प्रमोट करता है आपको लिबरलिज्म। इसके फीचर्स क्या क्या यहाँ पे हैं, तो फीचर्स देखिएगा इसके। तो पहला क्या दिया, एंड ऑफ ऑटोक्रेसी। ऑटोक्रेसी का मतलब ये होता है मोनार्की, डाउट में नहीं आना है। अगर ऑटोक्रेसी भी दे और मोनार्की भी दे, दोनों का मीनिंग सेम होता है। ऑटोक्रेसी का मतलब जहां पे जो किंग है वो अपने अकॉर्डिंग डिसीजन ले सकता है और किंग के डिसीजन में कोई इंटरफेयर नहीं करेगा। यहाँ पे सिंपल सा मीनिंग यहाँ पे यही है। ओनली बॉस एक ही रहेगा, वो रहेगा किंग रहेगा यहाँ पे। नेक्स्ट डिमांड करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन, यानी लॉज की डिमांड करते हैं, कानून की डिमांड करते हैं कि हमको चाहिए एक रूल बुक और उस रूल के अंडर में आपको आने चाहिए। और किंग अगर रहते भी अगर हैं तो किंग को इसके अंडर में आना है, उसके बाहर में आपको किंग नहीं रहेंगे।
उनको भी लॉज को फॉलो करना पड़ेगा, ये डिमांड करते हैं। रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट, अभी मैंने एक्सप्लेन किया है यहाँ पे कि जिस पीपल को हम लोग इलेक्ट करते हैं अपने इलेक्शन में, और अगर वो पर्सन अगर विन कर गया इलेक्शन तो उसको हम बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव। और जब वैसे रिप्रेजेंटेटिव मिलते हैं, जो जब आपको गवर्नमेंट फॉर्म करेंगे वैसे गवर्नमेंट को हम क्या बोलते हैं, रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। यहाँ पे तो ये डिमांड करते हैं रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट की। फ्रीडम ऑफ मार्केट्स, यानी जो आपको डिफरेंट टाइप ऑफ टैक्सेस है, इसको ये बोलते हैं कि उस टैक्स को हम फॉलो नहीं करेंगे। यहाँ पे मार्केट में हमको चाहिए, आपको आजादी चाहिए यहाँ पे, ताकि हम अपने गुड्स को जहां चाहे वहां सेल कर सके। एंड राइट टू प्रॉपर्टी, और राइट टू प्रॉपर्टी एक पर्सन दे चुका है, आप लोग याद होगा है ना। राइट टू प्रॉपर्टी देने वाला यूरोप का पहला जो पर्सन था वो था हमारा कौन, नेपोलियन बोनापार्ट। वो आपको राइट टू प्रॉपर्टी यहाँ पे डिमांड करते हैं। अब देखिएगा, मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था लिबरलिज्म में आता है पॉलिटिकल एंड वन आपको इकोनॉमी, इसमें इसका मीनिंग हो गया, इसका फीचर्स हो गया है ना। अब इसके बाद एक दिया है नोट में लिखा है यहाँ पे है, जो आपको इसको डिनोट करने वाला है, पॉलिटिकल इक्वालिटी के आपको यहाँ पे आपको डिनोट करने वाला है। इन दोज टाइम्स, उस समय क्या था, वीमेन डिड नॉट हैव इक्वल पॉलिटिकल राइट्स, यानी उस समय आपको वीमेन को इक्वल पॉलिटिकल राइट नहीं था। अब इस चीज को मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं, समझिएगा यहाँ पे, जो आपके बुक में भी दिया हुआ है यहाँ पे है। 1789 में फ्रांस में होता है मूवमेंट होता है, आपको याद होगा फ्रांस का स्टोरी। 1789 में फ्रांस में होता है पहला रिवॉल्यूशन होता है, जिस रिवॉल्यूशन के थ्रू मोनार्की को हटाकर लेके आया गया कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, यानी किंग ही रहेंगे, राजा ही रहेंगे, बट अंडर कॉन्स्टिट्यूशन रहेंगे। उस समय जो आपको रूल बुक फॉर्म किया गया फ्रांस के अंदर बनाया गया, उसमें आपको याद होगा कि रूल बुक के अंदर दो कंसेप्ट को आपको अडॉप्ट किया गया। एक कंसेप्ट था हमारा एक्टिव सिटीजन और एक था पैसिव सिटीजन। एक्टिव में वो लोग आते थे उस समय फ्रांस के अंदर जिनके पास पॉलिटिकल राइट्स थे। पॉलिटिकल राइट्स का मतलब जिनके पास राइट टू वोट है, और राइट टू वोट तब मिलेगा जब उनका एज एटलीस्ट 25 ईयर्स हो, उनके पास आपको सफिशिएंट प्रॉपर्टी हो, और जो लोग एटलीस्ट अपना जितना अर्निंग हो उसका 1/10 टैक्स के रूप में दे सके। यानी अगर वो मंथ में अगर 30 डेज काम करते हैं तो उस 30 दिन में वो 3 दिन का सैलरी अपना अगर टैक्स के रूप में दे पा रहे हैं, तब वो एक्टिव में आएंगे। और जब एक्टिव में आएंगे तो राइट टू वोट होगा। ओनली फॉर प्रॉपर्टीज मेन, इसमें वीमेन की कोई कहीं बात आपको नहीं की गई है, इसमें आपको वीमेन को राइट्स आपको नहीं दिया गया है। चाहे वीमेन के पास प्रॉपर्टी हो या ना हो, वीमेन को राइट टू वोट नहीं मिलेगा, ये बात लिखा गया। इसलिए मैंने आपको लिखा है नोट में कि इन दोस टाइम्स वीमेन डिड नॉट हैव इक्वल पॉलिटिकल राइट्स, यानी वीमेन को उस समय पॉलिटिकल राइट्स नहीं था। ये जो लोग आते हैं जो इस आइडिया को फॉलो करते हैं, लिबरलिज्म का आइडिया को, ये लोग बोलते हैं पॉलिटिकल राइट्स अगर मिले तो सबको मिले, चाहे प्रॉपर्टीज हो या फिर ना हो, और वीमेन को भी आपको मिलना चाहिए। बेसिकली इनका होता है आपको पॉलिटिकल डिमांड ये होता है। समझ में इतना आ गया। अब नेक्स्ट जो दिया हुआ है वो दिया हमारा है इकोनॉमिक लिबर्टी। इकोनॉमिक लिबर्टी, अब इकोनॉमिक लिबर्टी का मतलब क्या यहाँ पे है, अब देखिएगा यहाँ पे उस समय फ्रांस के अंदर था, आपको फ्रांस या फिर ओवरऑल यूरोप के अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ टैक्स सिस्टम उस समय था। आपको वहां पे कस्टम यूनियन आपको हर जगह थे वहां पे, यानी आपको टैक्स बैरियर एक ही कंट्री में आपको एक ही गुड्स पे 10 जगह टैक्स देना, बार बार टैक्स पे करना, जिससे गुड्स के प्राइस आपको अल्टीमेटली क्या हो जाएंगे, आपको हाई हो जाएंगे यहाँ पे, है ना। इस समय क्या किया गया, इकोनॉमिक लिबर्टी की बात किया गया, और इसमें एक्शन लिया पहला एक आपको जो था नेशन था तुमको यहाँ पे है ना, इसमें आएगा आपको प्रशिया यहाँ पे आने वाला है। जो इसको बोला गया, जो इकोनॉमिक लिबर्टी की बात किया गया, उसमें एक लेके आया गया रेजोल्यूशन, इसको बोला गया जॉल्वरीन। जॉल्वरीन को हम बोलते हैं कस्टम यूनियन, क्या बोलते हैं, कस्टम यूनियन। और इसको कब लेके आया गया, तो 1834 में, 1834 में लेके आया गया जॉल्वरीन। सबसे पहले इसको कहां फॉर्म किया गया था, फॉर्म्ड बाय प्रशिया, प्रशिया के द्वारा फॉर्म किया गया। इसमें आपको क्या बात बोला गया है, इसमें बोला गया है एबॉलिश टैरिफ बैरियर्स, यानी जो डिफरेंट टाइप ऑफ जो टैक्सेस जो थे है ना, उस टैक्सेस को हटा दिया गया, डिफरेंट टाइप ऑफ टैक्सेस को सबको हटा दिया गया। यानी
मैंने आपको इसका पहले एग्जांपल दिया भी हुआ है, लेकिन फिर मैं एक बार आपको इसको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। डिफरेंट टाइप ऑफ टैक्सेस का मतलब क्या है कि अगर मान लो कि अगर आप कहीं बाहर गए हो, दुबई गए हो, है ना, अब दुबई से आप इंडिया में आते हो, इंडिया के मुकाबले दुबई में गोल्ड आपको सस्ता मिलता है, सोना हमको मिलता है सस्ता मिलता है, और आपने क्या किया, दुबई में जाके आपने गोल्ड को बाई कर लिया। ये मैं बस एग्जांपल दे रहा हूँ। उस आपने दुबई से गोल्ड लेके इंडिया में आया, जैसे आप इंडिया के किसी एयरपोर्ट पे अगर आप आते हो, दिल्ली आते हो, तो दिल्ली में जो एयरपोर्ट है वहां पे जैसे पहुंचोगे, वहां पे होंगे आपको कस्टम ऑफिसर, है ना, जो ये देखते हैं कि बाहर से कोई आपको इलीगल चीज तो इंडिया में आपको नहीं आ रही है ना। आप उनसे जाकर मिलोगे, एक तरह से आप बोल सकते हो कि सर मैंने गोल्ड बाई किया दुबई से, इस पर जो टैक्स है हम चाहते हैं टैक्स पे करने के लिए, क्योंकि हम आपको स्मगलर नहीं है। अगर आप टैक्स पे नहीं करते हो देन यू आर बी अ स्मगलर, आप हो जाएंगे स्मगलर हो जाएंगे। यहाँ पे आपने टैक्स पे किया, वहां पे उन्होंने एक्सेप्ट किया। अब जैसे आप निकलते हो, दिल्ली से निकलते हो, आपका घर किसी और स्टेट में है, पहले आप दिल्ली आए हो, अब दिल्ली से जैसे निकलोगे, जैसे दिल्ली आप अपना क्रॉस करोगे, वहां पे एक और मान लीजिए फिर आता है, एक और टैक्स बैरियर आता है, फिर वहां से भी आपसे टैक्स लिया गया। फिर आप दिल्ली से आ रहे हो, उत्तर प्रदेश के किसी जगह पे आते हो, फिर वहां पे आपसे टैक्स लिया गया। फिर उत्तर प्रदेश जैसे बाहर निकलते हो, वहां पे भी आपसे टैक्स लिया गया। फिर आता है बिहार स्टेट, फिर बिहार में जैसे आप आओगे, यहाँ पे आपको टैक्स लिया गया। फिर बिहार से बाहर जाओगे, फिर टैक्स लिया जाएगा। यानी एक ही गुड्स पे बार बार टैक्स लिया गया आपसे। एक ही गुड्स पे आपने जो ऑब्जेक्ट खरीदा है, वहां पे 1 लाख का इंडिया में टैक्स दे देकर वो ऑब्जेक्ट आपका हो जाएगा 2 लाख का हो जाएगा। ये आपको डिफिकल्टी फेस कर रहे थे, कहां के लोग, यूरोपियंस फेस कर रहे थे ना, जो मेनली जो उस समय थे आपको इंडस्ट्रियलिस्ट थे और जो थे आपको ट्रेडर्स थे, यहाँ पे ये लोग फेस कर रहे थे। इसी चीज के लिए डिमांड किया गया इकोनॉमिक लिबर्टी का कि एक ही गुड्स पे अगर हम बार बार टैक्स देंगे तो महंगाई कभी कंट्रोल नहीं यहाँ पे होगा, और आपको गुड्स के प्राइसेस हमेशा आपको हाई रहेंगे यहाँ पे। इसमें डिमांड किया गया आपको इकोनॉमिक लिबर्टी की। अब देखो यहाँ पे कस्टम यूनियन लेके आया गया 1834 में। पहला इसमें काम क्या किया गया, टैरिफ बैरियर्स को एबॉलिश कर दिया गया। अब कोई भी आपको गुड्स पर बार बार आपको टैक्स पे करने की नीड नहीं है यहाँ पे। नेक्स्ट क्या किया गया, रिड्यूस द नंबर ऑफ करेंसी फ्रॉम 30 to 2। अब देखिएगा, एक ही कंट्री में या फिर बहुत बड़े एक किंगडम में अगर अलग अलग तरह के अगर नोट चल रहे हैं, नोट का मतलब कि हो गया आपको करेंसी चल रहे हैं। जैसे कि आप इंडिया से बिलोंग करते हैं और आपके पास एक नोट है और उस नोट पे महात्मा गांधी है। आप अगर किसी इंडिया के किसी एक स्टेट से बिलोंग करते हैं, जैसे मान लीजिए आप बिलोंग करते हैं गुजरात से, आपके नोट पर महात्मा गांधी है, तो ऐसा क्या होगा क्या कि जो आपको बिलोंग करेगा महाराष्ट्र से, जो गुजरात के जस्ट नीचे है, उसके फोटो पर होंगे आपको सलमान खान होंगे। फिर उसके बगल में कोई अगर स्टेट अगर है, मध्य प्रदेश है, उसके पास में वहां पे होंगे आपको इंदिरा गांधी होंगी। ऐसा कोई पॉसिबल है? नहीं ना पॉसिबल है। वहां पे था आपको क्या, यूरोप के अंदर, यूरोप जो किंगडम थे वहां पे 30 अलग अलग तरह की थी, वहां पे आपको करेंसी थी। इसको आपको एबॉलिश करने का डिमांड किया गया और इसी जॉल्वरीन के अंदर में क्या किया गया, 30 से जो आपको जो थी करेंसी थी, नंबर ऑफ करेंसी, उसको बस 2 कर दिया गया। इसको करने से किसको फायदा हुआ, तो फायदा किसको होगा, इंडस्ट्रियलिस्ट को फायदा होगा, और जो होंगे ट्रेडर्स, इनको फायदा यहाँ पर होगा। आपके पास एक नोट है और आप नोट लेके कहीं जा रहे हो, जैसे आपने अपना स्टेट पार किया, वहां पे पता लगा कि ये नोट आपको वहां पे वैलिड नहीं है, फिर आपको नोट वहां पे आपको एक्सचेंज करना पड़ेगा। फिर कहीं और जाओगे, फिर वहां पर नोट जाके अपना एक्सचेंज करना पड़ेगा। तो ये इससे क्या होगा तुमको कि व्यापार करने में आपको बहुत इशू आएगी, ट्रेड करने में आपको मेन इशू आपको यहाँ पे देखनी पड़ेगी ना। इसीलिए क्या किया गया, नंबर ऑफ करेंसी को आपको रिड्यूस कर दिया गया। जो करेंसी पहले 30 थे उसको बस आपको 2 कर दिया गया। अब ये कहानी हमारा लिबरलिज्म आगे तो यहाँ पे रुकता है यहाँ पे है, और हम फिर चलते हैं उसी दौर में जब हमने स्टार्ट किया था नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में। नेपोलियन बोनापार्ट एक ऐसा पर्सन जो आपको डिक्टेटरशिप लेके आया फ्रांस के अंदर 1804 में, और उसमें आपको सिविल कोड भी लेके अपनाया, जिसके बारे में आप स्टडी कर चुके हैं यहाँ पे हैं। अब देखिएगा यहाँ पे होता क्या है ना कि आपको इसके बाद क्या होता है कि 1815 का टाइम आता है और उस समय आपको आते हैं अ न्यू कंजर्वेटिज्म। न्यू कंजर्वेटिज्म, कंजर्वेटिव का मतलब दोज हु सपोर्टर टू मोनार्क, जो आपको किंग को सपोर्ट करते हैं उनको हम बोलते हैं कंजर्वेटिव्स बोलते हैं यहाँ पे है।
याद रखिएगा, जो राजा को सपोर्ट करते हैं, जो चाहते हैं कि आपको मोनार्की ही रहे, वैसे लोग कौन होते हैं? कंजर्वेटिव होते हैं, है ना। अब ये इस वर्ड के पीछे एक नया वर्ड लगा है, न्यू, नया कंजर्वेटिज्म आता है, नए सोच के लोग यहाँ पे आते हैं। कब? आफ्टर 1850। अब क्या चाहते हैं देखिए, कंजर्वेटिव्स वांटेड टू प्रिजर्व ओल्ड इंस्टीट्यूशन लाइक मोनार्की। ये चाहते हैं कि जो मोनार्की है, जो हमारा ओल्ड इंस्टीट्यूशन था, आपको जो जिसको फ्रांस से बेसिकली हटाया गया, ये बात कर रहे हैं फ्रांस की, जिसको हटाया गया, उसको हमको प्रिजर्व करके रखना है, बचा के रखना है। दोबारा हमको मोनार्की को ही लेके आना है फ्रांस के अंदर। अभी फ्रांस के अंदर कौन था उस समय? नेपोलियन बोनापार्ट था, 1815 से पहले। ये चाहते थे कि मोनार्की को दोबारा वहां पे आपको लेके आया जाए। नेक्स्ट दिया है, बट आफ्टर 1815 सम बिलीव्ड इन ग्रेजुअल चेंज। लेकिन 1815 के बाद आपको कुछ ऐसा हुआ कि वो बोले कि हम कुछ आपको चेंज करेंगे, यहाँ पे कुछ बदलाव करेंगे। क्या बदलाव करेंगे? उसके पहले हम ये समझ लेते हैं कि 1815 में हुआ क्या, क्यों बदलाव करना है। देखिएगा 1815 में क्या हुआ है, अब इसका इंपॉर्टेंट लाइन यहाँ पे है, नेपोलियन डिफीटेड बाय 4 किंगडम, ऑस्ट्रिया, प्रशिया, रशिया, ब्रिटेन। नेपोलियन को 4 किंगडम ने मिलकर डिफीट कर दिया। एक के तो बस की बात थी नहीं, एक अगर जाते तो दिखाई भी नहीं देते, मिस्टर इंडिया बन जाते यहाँ पे। 4 को मिले एक साथ में, ऑस्ट्रिया, प्रशिया, रशिया, ब्रिटेन। ऑस्ट्रिया, प्रशिया, रशिया, ब्रिटेन। ऑस्ट्रिया, प्रशिया, रशिया, ब्रिटेन। कब मिले? 1815 में। कब मिले? 1815 में। और एक वार किया नेपोलियन बोनापार्ट से। इस वार को बोला गया बैटल ऑफ वाटरलू। बैटल ऑफ वाटरलू। बैटल ऑफ वाटरलू में 4 किंगडम, ऑस्ट्रिया, प्रशिया, रशिया, ब्रिटेन ने क्या किया? एक साथ मिलकर नेपोलियन को आपको डिफीट कर दिया। आखिरकार नेपोलियन ने इनका क्या बिगाड़ा था कि इन्होंने मार दिया? अब देखिएगा, नेपोलियन इनके किंगडम में आपको अटैक करने नहीं दिया था, इनका किंगडम उसमें सेफ था। लेकिन डर क्या था कि जो नेपोलियन ने अपने फ्रांस में या फिर जहां जहां आपको नेपोलियन का रूल था, वहां इसने क्या किए थे? नेपोलियन ने अपने आइडियाज को स्प्रेड किया था। और आपको याद होगा 1804 में जो सिविल कोड आया था, उसमें आइडिया क्या क्या थे? जैसे आपको याद होगा, राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू प्रॉपर्टी, इक्वालिटी बिफोर द लॉ, एबॉलिश्ड फ्यूडल सिस्टम। ये सब आपको 1804 में सब आपको पॉइंट है। और इस पॉइंट से आपको यूरोपियंस बहुत मोटिवेट हो रहे हैं। कोई भी अगर ऐसा ट्रेडर जो फ्रांस के एरिया में जा रहा है, वो देख रहा है कि यहाँ पे कोई आपको फ्यूडल सिस्टम नहीं है, मार्केट के ऊपर कोई आपको रिस्ट्रिक्शंस नहीं यहाँ पे है। यहाँ पे तो लोगों को अपना प्रॉपर्टी का राइट मिला हुआ है। और जैसे वो फ्रांस से वापस जब जाता है अपने किंगडम, तो वहां पे जाकर लोग बताता है, अरे जानते हो फ्रांस में आपको ये आपको हुआ है, चेंज यहाँ पे हुआ है। वहां के लोगों को अपने प्रॉपर्टी पर अपना अधिकार भी है, राइट टू इक्वालिटी यहाँ पे है ना। ये तो चीज हमारे यहाँ भी होना चाहिए। अब ये बात क्या होती है, लोगों के बीच में आपको फैलना शुरू होती है, लोग मोटिवेट होते हैं। और इसी बात का डर किसको हो गया? इस 4 किंगडम को, कि अगर ये हमारे यहाँ के लोग अगर मोटिवेट हो जाएंगे तो हमको तो जिंदा छोड़ेंगे नहीं, उखाड़ के तो फेंक देंगे यहाँ पे, है ना। ये सोचते हैं कि अगर अभी कुछ नहीं किया तो बाद में कुछ करने लायक बचेंगे भी नहीं हम लोग यहाँ पे, है ना। इसने क्या किया? 4 किंगडम ने मिलकर क्या किया? बैटल ऑफ वाटरलू में डिफीट कर दिया। किसको? नेपोलियन बोनापार्ट को। 4 को मिलकर मारा है। समझ के कितना नाइंसाफी हुआ है, ये आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे, है ना। मार दिया। और मारने के बाद क्या किया? बस मारा ही नहीं है, फ्रांस में अब तो गवर्नमेंट खत्म हो गया ना। अभी वो क्या बोलते हैं ना कि हम क्या करेंगे, फ्रांस को दोबारा मोनार्की लेके आएंगे यहाँ पे हम, है ना, ताकि हम दुनिया को दिखा सके कि मोनार्की ही पावरफुल रहेगी, आपको राजा का ही रूल रहेगा यहाँ पे। और इस चीज को आपको लाने के लिए फ्रांस में मोनार्की, वो लोग एक प्लेस पे मिलते हैं, एक जगह पे मिलते हैं, जिस जगह का नाम होता है वियना। और वहां पे जाके ये लोग क्या करते हैं? साइन करते हैं ट्रीटी। ट्रीटी का मतलब कोई एग्रीमेंट साइन करते हैं, इसको बोला गया ट्रीटी ऑफ वियना 1850। मैं लिखा भी अभी भी है, एग्जाम में इसे क्वेश्चन देखने को मिलता है, ऑब्जेक्टिव में भी, शॉर्ट में भी और लॉन्ग में भी। और मैंने लॉन्ग के अकॉर्डिंग से पूरा पॉइंट मैंने इसका लिखा हुआ है। एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में इतना पॉइंट आपको काफी होगा यहाँ पे लॉन्ग आंसर के लिए, क्योंकि उसमें आपको वर्ड लिमिट होता है 100 से 120 वर्ड्स।
100 to 120 वर्ड्स लिमिट होता है, और ये अप्रॉक्स 100 वर्ड से मैंने आपको एकदम जो बेस्ट पॉइंट है मैंने सबको आपको लिख दिया है। एग्जाम में अगर इस पॉइंट को लिखते हैं तो इतना गारंटी आपको एक नंबर नहीं कटेगा आपका, है ना, इसलिए मैंने लॉन्ग में लिखा है। अगर शॉर्ट में अगर इसमें से पॉइंट अगर आता है तो कोई भी आप 3 पॉइंट उठा के उसमें पेस्ट कर दीजिएगा, आपका शॉर्ट निकल जाएगा। और वेरी शॉर्ट में अगर आता है तो स्टार्टिंग का ही 2 पॉइंट बस अपना उसमें लिख दीजिएगा, तभी आपका काम चल जाएगा। यहाँ पे समझिए, यहाँ पे ट्रीटी ऑफ वियना में आपको वही 4 किंगडम मिलते हैं जिसने आपको नेपोलियन को डिफीट किया हुआ है ना। देखिएगा, आफ्टर डिफीटेड नेपोलियन दे मेट, मिलते हैं। ये आपको डिफीट करने के बाद कौन, ऑस्ट्रिया, प्रशिया, रसिया और ब्रिटेन ने नेपोलियन को डिफीट करने के बाद वो मिलते हैं कहां पे, वियना में। क्यों मिलते हैं, तो ड्रॉ अप अ सेटलमेंट फॉर यूरोप। यूरोप के लिए क्या करना यहाँ पे है, यूरोप के लिए क्या करना यहाँ पे है, इस सोच के लिए। क्योंकि देखिए अब यहाँ बात आपको दिया नहीं है, फॉर फ्रांस नहीं दिया हुआ है, यूरोप दिया हुआ है। फ्रांस एक ऐसा कंट्री है ना कि फ्रांस में अगर कुछ भी अगर होता है ना तो उसका आपको इम्पैक्ट पूरा ओवरऑल यूरोप को देखने को मिलता है। एक पर्सन इसमें मैंने कल लिखा होगा ड्यूक मेटरनिच का नाम, अच्छा अभी आएगा इसमें आपको, ड्यूक मेटरनिच का नाम इसमें आएगा। ड्यूक मेटरनिच आपको होते हैं ऑस्ट्रिया के चांसलर, मैं दिखाया था पहले, देखिए आप, दिस ट्रीटी यानी वियना ट्रीटी वाज होस्टेड बाय ऑस्ट्रियन चांसलर ड्यूक मेटरनिच। ड्यूक मेटरनिच ये होते हैं ऑस्ट्रिया के चांसलर। चांसलर का मतलब समझ जाइए अभी के अकॉर्डिंग पीएम, प्राइम मिनिस्टर, जो कंट्री का जो आपको गवर्नमेंट का जो होता है हेड होता है, उसको हम बोलते हैं चांसलर या फिर पीएम बोलते हैं। वहां के लोग आपको बोलते हैं चांसलर बोलते हैं यूरोपियन में, हमारे यहाँ उसको बोलते हैं पीएम बोलते हैं यहाँ पे, ना। ये ड्यूक मेटरनिच, ये ड्यूक बाइक वाला ड्यूक नहीं है, ये ड्यूक का मतलब होता है आपको यहाँ पे है प्रिंस को बोलते हैं, राजकुमार को बोलते हैं। इनका रियल नेम होता है मेटरनिच, लेकिन राजकुमार मेटरनिच बोलने से यहाँ पे क्या किया गया, लगा दिया गया वहां का जो वर्ड था ड्यूक, बोला गया ड्यूक मेटरनिच। ये ड्यूक मेटरनिच फ्रांस से इतना फ्रस्ट्रेट रहते थे कि फ्रांस को लेकर इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया, और ये स्टेटमेंट एग्जाम में क्वेश्चन में आता है हु सेड, है ना। अब स्टेटमेंट था क्या, ड्यूक मेटरनिच सेड व्हेन फ्रांस स्नीजेस द रेस्ट ऑफ यूरोप कैचेस कोल्ड। जब फ्रांस छींकता है तो पूरे यूरोप को जुकाम होती है। जब फ्रांस छींकेगा ना तो पूरे यूरोप को जुकाम होगी। कहने का मतलब क्या यहाँ पे है कि फ्रांस में अगर एक भी अगर रिवोल्यूशन अगर हो गया तो पूरे यूरोप का लंका लग जाएगा। पूरे यूरोप में लोग क्या करेंगे, उस चेंज का डिमांड कर देंगे यहाँ पे, और इनका गवर्नमेंट कोलैप्स कर जाएगा। जिस कुर्सी पे बैठे हुए हैं उस कुर्सी की जो आपको है, जो आपको पाया है, वो पाया कोलैप्स कर जाएंगे, है ना, जहाँ पे वहीं पे आपको पहुंच जाएंगे। ये कंडीशन आपको हो जाएगा, है ना। इसीलिए क्या कि आपको फ्रांस को लेकर ये स्टेटमेंट आपको दिए, ड्यूक मेटरनिच व्हेन फ्रांस स्नीजेस द रेस्ट ऑफ यूरोप कैचेस कोल्ड। एग्जाम में आपको देता है हु सेड, और ये लाइन दे देगा, और आपको 4 ऑप्शन दे दिया, याद रखिएगा किसने बोला है, ड्यूक मेटरनिच ने, फ्रांस के बारे में। अभी जो ट्रीटी ऑफ वियना जो साइन किया गया, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, क्यों साइन किया गया, क्यों किया गया, आपको पता है, टू अंडू चेंजेस ब्रॉट बाय नेपोलियन। नेपोलियन जो आपको चेंजेस किया, राइट टू प्रॉपर्टी दिया, उसको हम लोग हटा देंगे। इक्वालिटी बिफोर द लिया, उसको हम लोग हटा देंगे। यहाँ पे जो नेपोलियन ने मोनार्की को आपसे आपको हटाकर आप अपना गवर्नमेंट जो फॉर्म किया है ना, उसको भी हम क्या करेंगे, दोबारा रिस्टोर कर देंगे। और इसमें कुछ आपको इंपॉर्टेंट डिसीजन लिए गए आपको ट्रीटी ऑफ वियना में। पहला डिसीजन, बर्मन डायनेस्टी वाज रिस्टोर्ड इन फ्रांस। फ्रांस में जिस डायनेस्टी को आपको खत्म कर दिया गया था 1793 में, राजा को जब मार दिया गया, जो लुई 16 थे ना, जिस डायनेस्टी से आपको बिलोंग करते थे, उस डायनेस्टी का नाम था बर्बन डायनेस्टी। उसी बर्बन डायनेस्टी को, जिसको 1793 में राजा के मरने के बाद जो खत्म हो गया था, उसको 1815 में दोबारा रिस्टोर कर दिया गया, दोबारा लेके आया गया पावर में। और फ्रांस में दोबारा आता है मोनार्की आता है ना। बाउंड्रीज वर सेट अप टू प्रिवेंट फ्रेंच एक्सपेंशन। ये सब पॉइंट आ रहा है ट्रीटी ऑफ वियना के, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2 यहाँ पे है ना। क्या तुमको दिया यहाँ पे है, सॉरी पॉइंट नंबर 1 यहाँ पे है, पॉइंट नंबर 2,
पॉइंट नंबर 3 आपका होगा बाउंड्रीज वर सेट अप, यानी आपको क्या दिया गया, फ्रांस का जो बाउंड्री होता है, फ्रांस जो होता है आपको कंट्री होता है, उसका बाउंड्री मैं आपको यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ बना के ऐसे फ्रांस हमारा होता है बाउंड्री होता है, तो इसके बाउंड्री पर क्या किया गया, स्टेट्स को फॉर्म किए गए। फॉर्म करने का पीछे का मेन रीजन क्या है, नेपोलियन तो मर गया है, कोई इंसान को मारना पॉसिबल है लेकिन उस इंसान के आइडिया को नहीं मारा जा सकता है, उसके सोच जो फैल चुके हैं लोगों के अंदर उसको मारना पॉसिबल नहीं यहाँ पे है ना। इंसान का ये जो बॉडी है ये मर जाएगा लेकिन इंसान के द्वारा आपको दिया गया ज्ञान या लोगों को जो मोटिवेट किया गया है वो कभी नहीं मरता बाबू, यहाँ पे है ना। जो आपको फ्रांस के लोगों ने जो चीजों को देखा था, आपको राइट टू इक्वालिटी, आपको राइट टू प्रॉपर्टी देखा था, उसमें आपको लोगों को रहने का हैबिट हो गया था। अब जब लोग उसमें आपको जब रहने का हैबिट हो गया है तो आप कितना भी क्यों ना चेंज कर ले, लोग कभी ना कभी आपको दोबारा मूवमेंट कर सकते हैं, इस चीज की पॉसिबिलिटी यहाँ पे होगी। यहाँ पे इसी डर में क्या किया फ्रांस के, क्या किया गया, जो भी होता है बाउंड्री जो तुमको होता है वहां पे आपको क्या किए गए, आपको वहां पे आपको स्टेट्स फॉर्म किए गए, अलग अलग आपको स्टेट्स फॉर्म किए गए यहाँ पे है। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, फ्रांस के नॉर्थ में एक स्टेट फॉर्म किया गया, इसको बोला गया बेल्जियम फॉर्म किया गया। फ्रांस के साउथ में एक स्टेट फॉर्म किया गया, बोला गया जेनेवा, बोला गया जेनेवा, है ना। वैसे ही आपको इसमें दिया बाउंड्रीज वर सेट अप टू प्रिवेंट फ्रेंच एक्सपेंशन, ताकि फ्यूचर में अगर फ्रांस कभी दोबारा वार करेगा तो पहले इन किंगडम्स के ऊपर अटैक करेगा जो आपको सेट किया गया 1815 में, ताकि बाकी जो यूरोपियन पावर है उनको टाइम मिल जाए कि वो लोग भी आपको अपने आर्मी के साथ तैयार रहे, क्योंकि फ्रांस दोबारा आपको वार करने आपको यहाँ पे आ रहा है ना। इसी डर के मारे नेपोलियन मर गया है लेकिन उसका डर अभी तक खत्म नहीं हुआ है। देखिए यहाँ पे फ्रांस लॉस्ट ऑल इट्स टेरिटरीज दैट वर एनेक्स्ड अंडर नेपोलियन। नेपोलियन ने यूरोप का आपको जितना भी एरिया आपको जीता था आपको, है ना, उसको आपको सबने क्या किया, खो दिया। फ्रांस ने क्या किया, वो एरिया खो दिया। जैसे कि मान लीजिए आपको नेपोलियन ने उस समय आपको पोलैंड तक अपना अटैक किया था, पोलैंड तक का एरिया नेपोलियन के पास में था। अब जो पोलैंड है अब वो फ्रांस का पार्ट नहीं रहेगा, जो जेनेवा है वो आपको फ्रांस का पार्ट नहीं रहेगा। यूरोप का जो आधा यूरोप जो था जिसको उसने आपको जीत लिया, तो सारा एरिया उसके हाथ से निकल गया, बस फ्रांस देश ही बस बच गया उसके पास में। इसलिए लिखा गया है फ्रांस लॉस्ट ऑल इट्स टेरिटरीज दैट वर एनेक्स्ड अंडर नेपोलियन। नेक्स्ट दिया है जर्मन कॉन्फेडरेशन ऑफ 39 स्टेट्स वर अनटच्ड। उस समय आपको 39 स्टेट्स नेपोलियन के अंडर में थे, जहां के लोग बोलते थे आपको जर्मन लैंग्वेज, और ये जो लोग जर्मन लैंग्वेज बोल रहे थे जो आपको नेपोलियन के अंडर में थे, ये जगह पहले था किसका, था प्रोसिया का। प्रोसिया से ये जगह आपको जीत लिया था कौन, नेपोलियन। इसको आपको टच नहीं किया गया, छुआ नहीं गया। और यही जो पार्ट जो है ये 39 स्टेट्स जो बाद में मिलकर आपको एक आपको देश बनाएंगे, जिस देश को हम बोलेंगे जर्मनी। क्या बोलेंगे, जर्मनी बोलने वाले हैं। इसको कोई आपको डिवाइड नहीं किया गया, इसको ऐसे छोड़ दिया गया कि फ्यूचर में कुछ ना कुछ इसका हम लोग आपको करेंगे। और ये उस समय पार्ट था आपको प्रोशिया का, वो प्रोशिया का ही पार्ट रह गया, उसको नहीं बांटा गया यहाँ पे। नेक्स्ट दिया पोलैंड वाज गिवन टू रसिया। अब जो पोलैंड पे जो फ्रांस का रूल था उस रूल को वहां से हटाकर अब जो पोलैंड को आपको दे दिया गया, किसको दे दिया गया, रसिया को। क्योंकि पोलैंड के जो जस्ट बाद जो कंट्री थी वो थी आपको रसिया थी। रसिया ने डिमांड किया हमको चाहिए पोलैंड, दे दिया गया। क्योंकि रसिया भी इस वार में था, आपको जब आपको नेपोलियन को डिफीट किया गया था तो यहाँ पे तो उसको दे दिया गया पोलैंड। एंड ऑस्ट्रिया को मिल गया कंट्रोल्ड नॉर्दर्न इटली, यानी जो इटली का जो होता है नॉर्थ पार्ट, है ना। बाद में उस समय कोई इटली देश नहीं था, लेकिन बाद में जब आपको इटली बना उसके अकॉर्डिंग बोल रहे हैं यहाँ पे कि इटली का जो होता है नॉर्थ पार्ट, जिसको हम बोलते हैं जिनेवा, है ना, वो दे दिया गया। किसको दे दिया गया, ऑस्ट्रिया को दे दिया गया कि आप ही यहाँ पे अपना रूल कीजिए। यहाँ पे ये सब क्या किए, आपस में आपस एरिया बांटे हुए हैं। इसमें आपको मैंने 6 पॉइंट लिखे हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6। ये 6 पॉइंट आपके एग्जाम के पर्पज से काफी होने वाले हैं। इसके लिए आपको टेंशन लेना है, एग्जाम में आप ऐसे जाए तो लिख सकते हैं इस पॉइंट को, जैसे आपको दिए यहाँ पर हुए हैं। एक अच्छा आपका आंसर बन के यहाँ से आपको निकल सकता है यहाँ पे। अब समझिएगा, मैं आपको पहले समझाता हूँ कहानी। यहाँ पे एक स्टोरी यहाँ पे है कि 1789 में आपको फ्रांस में आपको हुआ पहला रिवॉल्यूशन हुआ।
रिवोल्यूशन का मतलब होता है चेंज, यानी जो पहले मोनार्की गवर्नमेंट थी उसको आपको बदल दिया गया, मोनार्की से लेके आया गया, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की लेके आया गया। फिर बाद में उस आपको कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की को भी एंड कर दिया गया 1793 में, और उस समय आया डेमोक्रेसी आया 1 साल के लिए 1793 से लेकर 1794 तक, जिसमें आपको मैक्सिमिलियन रोबेस्पायर ने रूल किया था, ये भी आपको याद है आपको होगा। उसके बाद फिर 94 के बाद से आता है द डायरेक्टिव प्रिंसिपल, जो डेमोक्रेसी के कंसेप्ट पे ही आपको आगे बढ़ते हैं, जिनका गवर्नमेंट चलता है 5 साल, जिसमें आपको एक कंट्री में मान लीजिए अगर 5 पीएम है, उसी को बोला गया द डायरेक्टिव प्रिंसिपल, जिसमें कंट्री के हेड 5 एग्जीक्यूटिव रहेंगे, यानी 5 पीएम रहेंगे एक तरह से। उनके गवर्नमेंट में आपको स्टेबिलिटी आपको देखने को नहीं मिली फ्रांस के अंदर। 1799 में क्या होता है, आपको आता है नेपोलियन बोनापार्ट, और फ्रांस के डेमोक्रेटिक आइडिया को उसने क्या किया, कोलैप्स कर दिया, तोड़ दिया, और डिक्टेटरशिप को लाके इंस्टॉल कर लिया। 1815 में तक आपको उसने क्या किया, लोगों को वो सब अधिकार दिए जो आपको राइट्स के बारे में लोग बोल रहे थे, यहाँ पे सारा अधिकार मिला। 1804 से 1815 लगभग 11 ईयर्स होते हैं, ऑलमोस्ट 11 ईयर्स तक लोगों ने उस राइट्स का यूज किया यहाँ पे है। अब उसके बाद आपको 1815 में क्या किया गया, ट्रीटी ऑफ वियना साइन किया गया, है ना, उसको आपको डिफीट कर दिया गया नेपोलियन को, और डिफीट करने के बाद फिर से मोनार्की लेके आया गया। मैंने एक बात बोला था अभी कि आपको आइडिया को नहीं मारा जा सकता है। अब जितने भी आपको लोग जो होते हैं, जो लोग आपको अब इस ट्रीटी ऑफ वियना के अगेंस्ट में होते हैं, ये सब अपना ग्रुप अपना फॉर्म करेंगे मोनार्की से दोबारा फाइट करने के लिए। या भले आपने नेपोलियन को मार दिया, लेकिन फिर मोनार्की लेके क्यों आया, कंट्री में पहले डेमोक्रेसी था, मोनार्की आपको डिक्टेटरशिप आने से पहले वहां पे डेमोक्रेसी था, उस आइडिया को लाना चाहिए आपके आगे। आप क्या लेके चले आए, मोनार्की। यानी जो लोग अभी भी चाहते हैं कि नहीं फ्रांस में जो हुआ वो गलत हुआ 1815 में, वो लोगों ने अपना ग्रुप फॉर्म किया, जो चाहते थे चेंज। और जो लोग आपको चेंज चाहते हैं, उसके लिए कुछ अगर अपना फाइट करते हैं, उनको हम बोलते हैं रिवोल्यूशनरीज बोलते हैं, क्रांतिकारी बोलते हैं, जो चाहते हैं आपको चेंज लेके आप हैं, तो वही आपको होता है, इसमें आपको है रिवोल्यूशनरी। अब ये रिवोल्यूशनरी हमारा होगा, आपको नेक्स्ट टॉपिक हमारा होने वाला यहाँ पे है। ये रिवोल्यूशनरी क्या करते हैं, कुछ अपना डिमांड करते हैं। सबसे पहले डिमांड तुम कर तो रहे हैं, लेकिन कोई भी डिमांड करने से पहले लोग छिपे हुए हैं। छिपे होने का मतलब क्या है कि अब फ्रांस में दोबारा आया है, किंग आया है, और किंग अब नहीं चाहेगा कि उसका मोनार्की उसके हाथ से आपको निकल जाए, उसका मोनार्की उसके हाथ से आपको निकल जाए। इसीलिए किंग क्या करेगा, जितने भी आपको होंगे, आपको रिवोल्यूशनरी लोग होंगे, उनको खोज खोज के बड़ी मार मारेगा यहाँ पे। ये तो बात आपको फिक्स यहाँ पे है। जो लोग किंग के अगेंस्ट में बोलेंगे उनको किंग मारेगा यहाँ पे। ये लोग क्या करते हैं, छिप जाते हैं, और छिपने के बाद क्या करते हैं, अपना सीक्रेट सोसाइटीज फॉर्म करते हैं। यानी छिप के क्या करेंगे, राजा के अगेंस्ट में प्लानिंग करेंगे, अपना ग्रुप को बड़ा करेंगे, और किंग को जाकर उनको मारेंगे यहाँ पे। सिंपल सा कंसेप्ट होता है। अब ये लोग कुछ अपना डिमांड करते हैं। डिमांड क्या करते हैं, फाइट फॉर लिबर्टी एंड फ्रीडम। ये बोलते हैं कि हमको लड़ना है किस चीज के लिए, जो पहले हमको दिया गया था। जब नेपोलियन था तो हमको दिया गया, फिर बाद में हमसे छीन लिया गया। क्या छीन लिया गया, लिबर्टी छीन लिया गया और फ्रीडम छीन लिया गया। मतलब वही आपको आजादी जो हमको मिला हुआ था, अब वो आजादी हमको नहीं मिलने वाली यहाँ पे। टू ट्रेन रिवोल्यूशनरीज एंड स्प्रेड देयर आइडियाज। अब क्या करेंगे, छिप कर अपना ग्रुप फॉर्म करेंगे, और ग्रुप फॉर्म करके जितने भी आपको लोग उनसे जुड़ते जाएंगे, वहां पे जितने भी आपको पीपल होंगे जो चाहते हैं चेंज हो, उनको क्या करेंगे, ट्रेनिंग देंगे कैसे तलवार से आपको लड़ना है यहाँ पे इस चीज का। और ये आइडिया स्प्रेड करेंगे हर जगह, ताकि यूरोप के हर जगह में आपको जितने भी पार्ट थे उस समय, उन सब में आपको ऐसा ही आपको ग्रुप आपको फॉर्म हो सके, है ना। दे वांटेड टू क्रिएशन और नेशन स्टेट। वे चाहते थे कि आपको देश बनाया जाए, क्योंकि उस समय यूरोप में कोई देश था ही नहीं। इनके अकॉर्डिंग मूवमेंट करना है, आपको मोनार्की को तो हटाना है, लेकिन इसके अलावा हमको देश भी बनाना है जिसका पॉलिटिकल बाउंड्री फिक्स हो। हमारा प्रॉपर कंट्री होना चाहिए भाई, हमारा देश होना चाहिए। जैसे आपका घर हो गया, आपके घर में आपका जहाँ खेत खलियान होगा या फिर जब घर होगा, तो घर का एक आपको होगा एंडिंग पॉइंट, जहां पर दीवार होगा, यानी वो आपका बाउंड्री हो गया। जैसे मैं इस बोर्ड पे पढ़ा रहा हूं और यहाँ पे एक दीवार है, यहाँ पे एक दीवार है, यहाँ पे इस दीवार के बाद कोई और बिल्डिंग यहाँ पे है,
इस दीवार के बाद कोई और बिल्डिंग यहाँ पे, यानी मेरा घर का बाउंड्री यहाँ तक हो गया है, मेरा इस रूम का बाउंड्री यहाँ तक यहाँ पे है। वैसे ही आपको एक देश का भी बाउंड्री होना चाहिए, ऐसा नहीं हो कि कोई आपको टप जाए आराम से वहां पे किसी और एरिया पे, ऐसा चीज नहीं होना चाहिए, है ना। इसीलिए जो डिमांड करते हैं कि हमारा भी एक पर्सनल देश हो, हमारा पर्सनल घर है, इस घर पे बस मेरा अधिकार है, वैसे ही हमारा एक देश हो, उस देश में बस हमारा अधिकार हो। ये डिमांड करना कोई गलत बात नहीं है यहाँ पे, कोई भी डिमांड करेगा भाई यहाँ पे, हमारी पहचान हमारे देश से होती है ना। दे अपोज मोनार्कियल फॉर्म इस्टेब्लिश्ड आफ्टर वियना कांग्रेस, और जो फ्रांस में जो मोनार्कियल फॉर्म को दोबारा लेके आया गया, जो आपको मोनार्की जो दोबारा लेके आया गया वियना कांग्रेस के बाद में, जब आपको हुआ आपको ट्रीटी ऑफ वियना, उसके बाद इसका ये अपोज करते हैं कौन, रिवोल्यूशनरी। और ये लोग बोलते हैं कि नहीं, फ्रांस के अंदर डेमोक्रेसी ही आना चाहिए जो पहले एग्जिस्ट करता था, याद रखिएगा यहाँ पे, है ना। ये लोग अपना डिमांड किए हैं, लेकिन इस डिमांड को जो पर्सन बहुत आगे तक लेके गया, जो इस चैप्टर का मुख्य किरदार होने वाला है, जो मुख्य पार्ट होने वाला है, वो पार्ट आपको कौन था, आप लोग हमको कमेंट बॉक्स में नाम बताइएगा। इसके बाद वाले वीडियो में हम उस पर्सन के बारे में आपको बहुत ज्यादा कुछ चर्चा करने वाले हैं, और वो पर्सन अपने आप में बहुत ही फेमस पर्सन रहा आपको है इस चैप्टर का कोई इंपोर्टेंट पार्ट बन के, और उस पर्सन से हर बार क्वेश्चन देखने को मिलती है। तो इसके बाद जो वीडियो आएगा उसमें मैं उसी पर्सन के बारे में आपको एक्सप्लेन भी करने वाला यहाँ पे हूँ, जो पर्सन ने आपको बहुत बड़ा चेंजेस किया और बहुत सारे आपको रिवोल्यूशनरी को जमा करके बहुत सारे सोसाइटीज को फॉर्म किया यहाँ पे है। उसका नाम अगर आपको पता अगर है, आपने पहले से अगर उस बारे में जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में कीजिएगा, और नहीं जानते हैं तभी कोई बात नहीं है, अगले वीडियो में हम उसको आपको पूरा आपको एक्सप्लेन करने वाले हैं। ये जो आपको मैंने फॉर्मेट जो बनाया हुआ यहाँ पे है, इस फॉर्मेट को आप लोग क्या कीजिएगा, जैसे जैसे मेरा वीडियो आपको आते जाएगा वैसे वैसे आप क्या कीजिएगा, पॉइंट बाय पॉइंट इसको लिखते चलना है ना। ये आपको अभी के टाइम में लिख लीजिएगा, फिर नवंबर दिसंबर में जब आपका एग्जाम आएगा, जब आपकी बोर्ड की एग्जाम आएंगी, तो उस समय आपको एनसीईआरटी पढ़ने की नीड नहीं पड़ेगी। आप बस इस नोट्स को निकाल लीजिएगा, एक बार नोट्स फेर लीजिएगा पूरा, या फिर तभी समझ में नहीं आया तो मेरा वीडियो देख लीजिएगा उस समय, अगर आपको इस नोट्स के साथ में अगर, तो आपका एक्सप्लेनेशन क्या, जो भी आपके मन में जो बातें हैं, जो भी डाउट्स रहेंगे, वो सभी के सभी डाउट्स आपकी क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। आपको एक्सप्लेन करने की आपको नीड आपको यहाँ पे नहीं पड़ेगी, आपको मतलब हमको यहाँ पे आप मेरा वो वीडियो से अपना काम चला सकते हैं यहाँ पे। थैंक यू। इस नोट्स को आप लोग लिख लीजिए यहाँ पे, मैं जैसे हट जाऊंगा यहाँ पे, इसका आप लोग क्या कीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।